श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। मैं अविनाश यशवंत मकीरवार आज से एक 10 एपिसोड्स का एक सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। श्री पंडित यशवंत मकीरवार जी ने वास्तु शतसूत्र करके जो किताब लिखी है उसके बेसिस के ऊपर हम ये 10 लेक्चर्स की ये सीरीज़ हम कर रहे हैं। हर एक लेक्चर 15 से 20 मिनट का हो सकता है। हर एक लेक्चर में हम इस किताब में दिए हुए 10-10 श्लोक हर दिन हम लेंगे और उसके ऊपर का जो विवेचन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर किसी को उसके बाद अगर किसी को कुछ प्रश्न वगैरह पूछने हैं तो आप मुझे डायरेक्टली 9607770740 इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये प्री रिकॉर्डेड सीरीज़ होने के कारण इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, इसीलिए मैं आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ। ये किताब जो है वास्तु शतसूत्र, इसमें वास्तु रिलेटेड 100 इम्पोर्टेंट रूल्स अलग अलग ग्रंथों से दिए हुए हैं। इसमें जो ग्रंथ जो लिए गए हैं, मयमतम, मानसा, समरांगण सूत्रधार, मनुष्यालय चंद्रिका, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें इनको लिया गया है। ये जब हम श्लोकों का ये जब एनालिसिस कर रहे हैं तो जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको वास्तु पुरुष का या वास्तु में जो जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उनका उसका अध्ययन है, ये समझ के ये हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस ग्रंथ में, इस किताब में सबसे पहले जो दिया गया है, सबसे पहला जो श्लोक है वो है भूमि प्लव। भूमि प्लव यानी ज़मीन का उतार। ज़मीन का उतार कहाँ पर होने से उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये काफ़ी सभी वास्तु के ग्रंथों में दिया गया है। सबसे पहला जो श्लोक है वो विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ से लिया है, जिसका अर्थ मैं संस्कृत का जो है वो नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, और जो उसका अनुवाद है वो सीधा मैं आपको ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। जिस भूमि का उतार यानी स्लोप पूरब की तरफ हो उसको लक्ष्मी कारक समझना चाहिए। आग्नेय की तरफ हो तो वो शोक कारक समझनी चाहिए। दक्षिण की तरफ हो तो वो मृत्यु कारक, नैऋत्य की तरफ महाभय, पश्चिम की तरफ कलह यानी झगड़े, और वायव्य की तरफ हो तो मृत्यु कारक, उत्तर की तरफ हो तो वंश वृद्धि, और ईशान्य के तरफ अगर उसका स्लोप है तो उस केस में रत्न लाभ कहा गया है। इसका मतलब यह है कि स्लोप का मतलब यह है कि जैसे हम वेइंग स्केल इस्तेमाल करते हैं। अभी आज के तारीख में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, लेकिन थोड़े अगर 10 साल पहले अगर हम देखेंगे तो वेइंग स्केल जो आती थी उसमें एक साइड में वजन रखा जाता था, दूसरे साइड में जो कुछ भी चीज़ गिननी है वो गिना जाता था। भूमि प्लव अगर हम देखेंगे कि अगर उतार किस जगह है तो हम ये समझ सकते हैं कि जमीन का झुकाव उस तरफ है, यानी अगर उत्तर की तरफ स्लोप है तो जमीन का झुकाव उस तरफ है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि उत्तर और पूरब ये शुभ दिशा, उत्तर पूरब ईशान्य ये सब शुभ दिशा मानी गई है। तो जमीन का उतार अगर इन शुभ दिशाओं की तरफ हो तो उसका नतीजा अच्छा आता है, ये मान के चलने में कोई कठिनाई नहीं है, ये बहुत आसान है। ईशान्य की तरफ सबसे अच्छा गया रत्न लाभ, यानी वहां पर जाने के बाद आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। रत्न लाभ यानी उन दिनों में रत्न यानी मूल्यवान चीज समझी जाती थी, आज के तारीख में भी समझी जाती है। तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पर जाने के बाद लाभ हो गए, इसका हम ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसमें दूसरा जो श्लोक है वो अग्नि पुराण से लिया गया है, जिसमें शल्य ज्ञान यानी जमीन के अंदर, जमीन के नीचे गड़े हुए जो अगर चीज़ें हैं तो उससे क्या फर्क होता है, उसको शल्य ज्ञान कहते हैं। जमीन के अंदर अगर बोन्स, कील
यानी कीले जिसको कहते हैं कील, उसके अलावा अपने बाल, इस प्रकार की कोई अगर जली हुई लकड़ी, कोयला, ये अगर चीज़ें अगर वहाँ पर होते हैं तो इसका जो है वहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर निगेटिव या बुरा असर होता है, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पर है तो वो चीज़ें निकाल देनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें ज़मीन से 7 फीट के अगर नीचे है या 7 से 8 फीट के अगर नीचे है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। तीसरा जो श्लोक है वो है सम्रांगण सूत्रधार से, जिसमें कहा गया है कि 81 पद, यानी हमें तो वास्तु प्रैक्टिशनर करने के वाले को पता है कि जो 3 इम्पोर्टेंट जो वास्तु पद मंडल जो कंसिडर किए जाते हैं, 64 यानी चतुष्षष्टि, 81 यानी 81 पद और 100 यानी शतपद वास्तु मंडल। तो नेक्स्ट जो श्लोक है वो है समरांगण सूत्रधार से, जिसमें लिखा गया है कि 81 पद वास्तुमंडल ये जो है ये रेसिडेंशियल क्वार्टर या राजा प्रसाद विश्राम गृह यानी गेस्ट हाउस के लिए कंसिडर करना चाहिए। शतपथ वास्तुमंडल जो है वो प्रासाद यानी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर टेम्पल या विवाह मंडप के लिए करना चाहिए। और चतुष्षष्टि पद मंडल यानी 64 डिवीजन वाला जो वास्तु मंडल है उसको ग्राम रचना यानी टाउन प्लानिंग के लिए या राज शिविर यानी पहले के ज़माने में राजा जब किसी एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे उस समय राज शिविर के लिए कंसिडर करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसमें से आज की तारीख में जो सबसे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है 81 डिवीजन का जो पदमंडल है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वो सबसे मोस्ट पॉपुलर भी है। चौथा जो श्लोक आया है वो है मय मतम से, और उसमें कहा गया है कि 81 पद वास्तुमंडल के मध्य भाग में ब्रह्मस्थान यानी सेंटर के जो इस 81 में जो है उसमें सेंटर के जो 9 पद जो है उसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है। इस ब्रह्मस्थान को जोड़ के जो नेक्स्ट लेयर जो आती है, जो पद जो आते हैं उनको दैव भाग, उसके नेक्स्ट लेयर यानी अगर हम 4 लेयर अगर कंसिडर करते हैं तो सेंटर वाला ब्रह्मस्थान, उसके नेक्स्ट वाला जो ब्रह्मस्थान को लग के है वो दैव भाग को लग के जो है उसको मनुष्य भाग कहते हैं। और सबसे आउटर 32 डिविजन्स वाला जो है 32 पद वाला जो है उसको पिशाच भाग कहा जाता है। दैव भाग बुद्धिजीवी लोगों के लिए इस रहने के लिए कंसिडर करना चाहिए, और बाकी जो लोग हैं यानी उस ज़माने के जो बाकी वर्ण के जो लोग हैं उनको दैव भाग और मनुष्य भाग में रहना चाहिए, ऐसा लिखा है। और पिशाच भाग में बाकी जो है कारागिरों की निवास स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। 5वां जो श्लोक है वो मय मतम से ही है, जिसमें लिखा है कि विद्वान स्थपति ने वास्तु का प्लानिंग करते समय मर्म स्थान विद्ध न हो यानी किसी भी मर्म स्थान के ऊपर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अभी मर्म स्थान जो है वास्तु पुरुष मंडल में अलग प्रकार के मर्म स्थान है। एक है उपमर्म स्थान, मर्म स्थान, महामर्म, शन महंती। इसमें से जो ये सभी जो इंटरसेक्शन है, मर्म स्थान कब बनते हैं कि जब 2 या उससे ज़्यादा लाइन एनर्जी लाइंस एक जगह पे जब इंटरसेक्ट होती है तो वो मर्म स्थान बनता है, वो सेंसिटिव पॉइंट बनता है। ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अभी कंस्ट्रक्शन में केवल दीवार या कॉलम नहीं है, उन पॉइंट्स के ऊपर से बीम भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे अगर गलती वहाँ पर होती है प्लानिंग के स्टेज में तो उस केस में वहाँ की एनर्जी लेवल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और हो सकता है कि घर में रहने वाले किसी व्यक्ति, मोस्टली जो वहाँ का घर का जो प्रमुख है, उनके देह में उस प्रकार की कोई ना कोई जो
पॉइंट, सेंसिटिव पॉइंट जहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है वहाँ पर प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। छठवां जो श्लोक है वो है सिलेक्शन ऑफ लैंड, यानी जमीन किस प्रकार की लेनी चाहिए। इसमें ये लिखा है कि बुद्धिजीवी लोगों ने, जिनका ब्रेन रिलेटेड वर्क है, ऐसे लोगों ने स्क्वायर लैंड प्रीफर करनी चाहिए, जिसका कलर वाइट हो और जिसको औदुंबर जो ट्री है, औदुंबर का जो ट्री है वहाँ पर होना चाहिए, और उसका जो स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो, टेस्ट में वो मधुर यानी स्वीट टेस्ट वाली हो। ऐसी भूमि अगर आप चयन करते हो तो ऐसी भूमि वहाँ पर अगर किसी बुद्धिजीवी लोगों का होता है तो वहाँ पर उनका भाग्योदय होता है, ऐसे मैं मतम के श्लोक में कहा गया है। इसका मतलब यही है कि बुद्धिजीवी लोगों के जो उनको जो एनर्जी लगती है, जो विचार करने के लिए जो लगता है, जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग जो है वो नॉर्थ फेसिंग अगर कोई प्लॉट है तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से आएगी। सातवां जो श्लोक है मय मतम से ही है, जिसमें क्षत्रिय यानी जो आर्मी, पुलिस या डिफेंस में हो, या जिनका सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड से जिनका काम है, ऐसे लोगों को हम क्षत्रिय कहते हैं। उनके लिए जो कहा गया है कि इनका जो प्लॉट होना चाहिए वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जिसकी लेंथ विड्थ से 1/8 ज़्यादा होनी चाहिए, यानी करीबन 1/8 यानी करीबन 12.5% ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर कहते हैं कि अगर हम कहेंगे कि अगर 100 फीट अगर विड्थ है तो लंबाई उसकी 112 फीट होनी चाहिए। उसका कलर जो है वो रेडिश होना चाहिए। उसके बाद बिटरिश टेस्ट होनी चाहिए। उसका जो उतार है उसका जो स्लोप है वो भी उत्तर की तरफ होना चाहिए, और उनका जो रेसिडेंस जो है उनका जो रेसिडेंस जो है उसके पास पीपल का पेड़ होना चाहिए। यानी अगर हम देखेंगे तो इनका क्षत्रियों का जो है उनका जो रेसिडेंस जो है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। टाउन प्लानिंग में ईस्ट की तरफ होगा, और उनके वेस्ट में रेसिडेंशियल क्वार्टर्स के वेस्ट में अगर पीपल का पेड़ हो तो ज़्यादा फलदायी होता है। ऐसी रेडिश जो भूमि है महाराष्ट्र के कोकण साइड में ये दिखाई मिलती है। तो वहाँ पर अगर है तो अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के काफ़ी सारे जो वॉरियर्स जो आए हैं, जो ग्रेट वॉरियर्स हुए हैं, वो भी कोकण साइड से, पूना साइड से वगैरह हुए हैं। आठवां जो श्लोक है उसमें लिखा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, व्यापार करने वाली जो कम्युनिटी है, उनके घर की लेंथ विड्थ से 1/6 ज़्यादा होनी चाहिए। 1/6 यानी ऑलमोस्ट 17 to 18% ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर 100 फीट अगर विड्थ है तो 1 से 16 से 117 फीट की लंबाई होनी चाहिए। ये जो ज़मीन है कलर में पीले रंग की होनी चाहिए। उसका जो टेस्ट है वो खट्टा होना चाहिए, और इसको प्लक्ष करके एक पेड़ है जिसको पीपरी भी कहा जाता है या पाइर भी कहा जाता है, ऐसे पेड़ वहाँ पर होने चाहिए। और ऐसी जो भूमि है ये लक्ष्मीदायक होती है। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस प्रकार की जो भूमि है वो अच्छी मानी गई है, और इसका जो स्लोप जो है वो भी नॉर्थ की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा हो। 9वां जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि कनिष्ठ वर्ग है, यानी जो सर्विस ओरिएंटेड जो कम्युनिटी है उनके लिए ये भी उनका जो ज़मीन का जो स्लोप हो या शेप जो हो वो होना चाहिए रेक्टेंगुलर, और इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 25% यानी 1/4 ज़्यादा होनी चाहिए। यानी 100 फीट अगर हम विड्थ मान के चलते हैं तो 125 फीट इसकी लंबाई होनी चाहिए। इसका ज़मीन का जो कलर है वो ब्लैकिश होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद उसका टेस्ट तीखा होना चाहिए, और इनके बिल्डिंग के ईस्ट साइड में वर्ड जो आता है, वर्ड का जो पेड़ आता है
उस वहाँ पर इनका बर्ड का पेड़ के पास होना चाहिए। ऐसे ज़मीन में उनको काम करने की जो क्षमता जो लगती है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो लगती है, ऐसे भूमि इस फिजिकल स्ट्रेंथ देती है। 10वां जो श्लोक है इसमें कहा गया है कि आर्किटेक्ट ने जब भी कभी भूमि का परीक्षण करना चाहिए तो उस केस में ज़मीन के सेंटर में खड़े रह के ज़मीन का परीक्षण करना चाहिए। इसमें वास्तु जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी कभी कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ कौन सी है वो देखने के लिए किसी कोने में या किसी भी जगह खड़े होने न होते हुए सेंटर में आके खड़े रह के फिर नॉर्थ कौन सी है, फिर वहाँ से ज़मीन कैसी है वहाँ से दिखनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि ज़मीन का स्लोप कैसा है ये पता चलेगा। अगर हम किसी कोने से देखेंगे तो शायद ज़मीन का एग्जैक्ट शेप या फिर उसका जो स्लोप है ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए ज़मीन के सेंटर में आके सेंटर में खड़े रह के जो वास्तु कंसल्टेंट है या जो आर्किटेक्ट है इन्होंने वास्तु के या प्लॉट के सेंटर में जाके उसका परीक्षण अगर करते हैं तो उस केस में उनको वो ज़मीन का अच्छा आइडिया आ सकता है। इसी के साथ हम आज के लिए वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हम अगला जो है वो कल हम इसको प्रसारित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। श्री स्वामी।